मैं रोहित, जैसा कि आप देख सकते हो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया थ्रू मैप। मैं मैप के थ्रू आपको इंडिया से रिलेटेड सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको जहां तक बता दूं, जहां तक मेरे टीचर ने इस जमाने में मुझसे कहा था कि मैप इज द सोल ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर आप मैप नहीं जानते, मैप के थ्रू ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं करते, तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। आप कभी भी ज्योग्राफी को अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते। तो लेट्स वॉच व्हाट आई टीच यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज मैं इंडिया का एक पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको मैं बता दूं कि किसी भी मैप का एक पॉलिटिकल और एक फिजिकल पार्ट होता है, जैसा कि आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल मैप पे काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, इंडिया का मैप है ये, ठीक है। पहले इंडिया का सबसे पहले लोकेशन हमको पता होना चाहिए। आपको पता है किसी चीज का, किसी भी प्लेस के लोकेशन के लिए हम उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरीय, उसका जो विस्तार होता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है, उसका पता लगाते हैं। अगर वो पता होगा तो हम बता सकते हैं कि किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है। जैसा कि आपको पता है गूगल अर्थ हम लोग यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, वो भी इसी जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन होता है, उसी के आधार पर किसी चीज का, किसी प्लेस का लोकेशन बताया जा सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, यहां लिखा है मैंने, आप यहां फोकस करना, यहां 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड नॉर्थ टू 37 डिग्री 17 मिनट्स 53 सेकेंड नॉर्थ। कहने का मतलब है कि यहां जो हमारा सबसे, यहां देखो, ये जो यहां मैंने एक पॉइंट बना रखा है, थोड़ा छोटा है, आप देख सकते हो, ये इंदिरा पॉइंट है। और आपको पता है कि इट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम छोर है। तो ये जो है उसकी जो लैटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड नॉर्थ पैरेलल लाइन या लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। और ये जो भारत का ये ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हो, इंदिरा कॉल, भारत के नॉर्दर्न जो मोस्ट बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको हम लोग कहेंगे इंदिरा कॉल, जो कि कहां है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ, ये यहां पर है, ठीक है। तो आपने इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पता कर लिया कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका कहां से कहां तक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का पता करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड ईस्टर्न मेरिडियन लाइन टू 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड ईस्टर्न मेरिडियन लाइन के बीच में हमारे भारत का लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरीय विस्तार है। तो आप देख सकते हो यहां मैंने लिखा है गुहार मोती, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, और ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसका लोकेशन क्या है 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड ईस्टर्न मेरिडियन लाइन यहां से गुजरती है। और इसका जो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि है, देख सकते हो, किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है इसकी लोकेशन। और इसकी लोकेशन यहां देख सकते हैं आप 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड ईस्टर्न मेरिडियन लाइन, ठीक है। सबसे पहले बात, मैं अगर नहीं पता हो तो बता दूं, जो लैटिट्यूड होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, आई मीन टू से, जो कि ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती लाइन है, जिसको जैसे मैंने एक यहां बना रखा है 23 डिग्री एंड 23 डिग्री 30 मिनट, आई मीन इसको ऐसे भी कर सकते हैं 23 डिग्री हाफ, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन या पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कि हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। तो इस तरह की जितनी भी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो भी लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी जो लाइन के सर्कल होती है एग्जैक्ट वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश या लैटिट्यूडनल लाइन से पैरेलल लाइंस करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो पूरी एक सर्कल बनती है, हम तो यहाँ भी सर्कल की बात नहीं करेंगे, आपको समझ में कम आएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
अच्छी तरह समझ लिया है तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि 4 पॉइंट मैंने बताया। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे है। यहाँ पर जो ये इलाका है सियाचिन ग्लेशियर का, मैं सियाचिन ग्लेशियर आपको बताऊंगा। और आपको पता है कि सबसे हाइट पे और सबसे दुनिया की सबसे हाइट वॉर फील्ड मानी जाती है, युद्ध का मैदान माना जाता है। और यहीं पर इस पॉइंट पर ही K2 है, गाडविन ऑस्टिन K2, उसकी ऊंचाई 8611 मीटर्स है और वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और जो कि अगर हम माने पीओके भी हमारा है, जिस तरह हम दावा करते हैं, तो वो इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पिक मानी जाती है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो, या मैं साउथ बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं एक ग्रेट निकोबार का एक आइलैंड का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये 8 डिग्री पैरेलल लाइन पे स्थित है, वहीं पर है ये। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हैं। उसके बाद जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती कच्छ, आपको पता है, जो गुजरात में है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबितू, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। और मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ मैंने लोहित रिवर लिखा है, तो जो किबितू जहां है वहीं से लोहित रिवर, लोहित नाम की रिवर इंडिया में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या है। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है 23.5 डिग्री, जैसा ने लिख रखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन और पैरेलल लाइन को हम कहते हैं। इसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो कौन से 8 स्टेट हैं हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ये देख सकते हो, ये गुजरात का पूरा स्टेट है, मैंने फर्स्ट नंबर दिया है। दूसरा में राजस्थान का छोटा सा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो आता है। मध्य प्रदेश का इलाका आता है, फिर छत्तीसगढ़ का इलाका आता है। यहाँ पर झारखंड का 5th नंबर दिया है मैंने, 5वां नंबर आता है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल का इलाका है, वेस्ट बंगाल का ये। ठीक है, और ये जो पूरा उड़ीसा का इलाका है ये भी इसके अंदर में आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखा आपने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ ईस्ट के केवल 2 स्टेट इसमें आते हैं, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो आप देख सकते हैं 8 स्टेट किस तरह से एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसके बाद मैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बताऊंगा। आखिर स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या होता है, उसको कहते हैं मानक देशांतर रेखा। कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी देश के सेंटर पॉइंट से एक मेरिडियन लाइन जो गुजरती है उसको हम चूज करते हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के रूप में, मानक देशांतर रेखा के रूप में। उससे उस जगह पर जो भी टाइम होता है उसी जगह के टाइम के हिसाब से हम उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न किसी भी पॉइंट, किसी भी प्लेस के, किसी भी जगह के टाइम को सेट करते हैं। और इसीलिए ताकि सभी जगहों पर टाइम बराबर हो, इसलिए हमको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की या मानक देशांतर रेखा की जरूरत होती है। तो इंडिया का, या देख सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या है, 82.5 डिग्री, 30 मिनट को हाफ डिग्री कहते हैं। 82.5 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन लाइन को चुना है। यह मिर्जापुर से गुजरता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसमें आपको आता है एक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का इलाका, ये छत्तीसगढ़ है नहीं, यहाँ उड़ीसा पड़ता है। और ये जो नीचे जा रहा है यहाँ उड़ीसा ऊपर आएगा, और जो नीचे ये थोड़ा सा ये इलाका लगता है ये आंध्र प्रदेश का। तो 5 स्टेट हैं जहां पर ये गुजरता है, यहां से ये लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए, जो जो आप समझते जाएंगे मुझे उसको इरेज करते जाना होगा ताकि मैप थोड़ा साफ लगे और आप समझ पाओ। तो इंडियन में स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आप समझ चुके हो। ठीक है, ये आप जो इसके एक्सटेंशन था वो भी समझ गए हो। अब देखिए क्या है, आपको पता है कि इंडिया के कोस्टल लाइन जो है, कोस्ट जो है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया का गुजरात से लेकर के, यहाँ गुजरात देख रहे हो, अरेबियन सी के साथ इसका कोस्ट लगता है, से बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल के कोस्ट तक पूरा का पूरा जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो किन किन नामों से जाना जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात के इस पॉइंट से, ठीक है ना, गुजरात में मुंबई के पहले तक का जो इलाका आता है, यहां से लेकर के यहां तक मैंने लिखा है, इसको कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। कोंकण कोस्ट देख लिया, ये मुंबई से लेकर गोवा के बीच में होती है, ठीक है, के इलाके में।
और गोवा से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का पूरा इलाका है, इसमें क्या होगा, कर्नाटका और केरला का पूरा जो रीजन है वो मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए मालाबार कोस्ट में लिख रखा है, यहाँ पर गोवा से लेकर के पहले तो ये कर्नाटका का बॉर्डर लगता है और कर्नाटका के बाद ये पूरा केरला का बॉर्डर लगता है। तो कर्नाटका और केरला ये दोनों क्या है, मालाबार कोस्ट कहे जाएंगे। फिर कन्याकुमारी से लेकर के जब हम क्या करते हैं यहां तक आएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश से के मिडिल का इलाका पड़ता है, वहां तक जो इलाका है वो कोरोमंडल कोस्ट पाया जाता है। इसमें पूरा का पूरा तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो आता है, आंध्रा का थोड़ा सा कोस्ट आता है। उसके बाद आंध्रा के रिवर कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा वाले इलाके से लेकर के एस्टुरी वाले इलाके से लेकर के पूरा वेस्ट बंगाल तक के इलाके को, पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां तक, उसको हम लोग नॉर्दर्न सरकार कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट लाइन में वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आता है। कोरोमंडल कोस्ट में तमिलनाडु आता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का इलाका आता है। हम देख सकते हैं मालाबार कोस्ट में कर्नाटका और केरला का पार्ट आता है। कोंकण कोस्ट में केवल महाराष्ट्र का और काठियावाड़ कोस्ट में केवल गुजरात का कोस्ट आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक चीज और देखेंगे कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है उसमें किस तरह से उसकी लोकेशन क्या है। तो आप देख सकते हो मैंने यहां लिखा है एक कोको स्टेट है। ये जो कोको आइलैंड मैंने लिखा है, छोटा सा पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला कोको पॉइंट जो है ये म्यांमार कंट्री का एक आइलैंड है, जो कि भारत के अंडमान, जो ये ऊपरी वाली दिख रही है ना ये सर्कल से, ये अंडमान आइलैंड है, इसको अलग करता है। इसके बीच एक पतली सी वाटर बॉडी है जिसको कि कोको स्ट्रेट कहते हैं या कोको जलडमरू मध्य कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो एक मैंने डंकन पास लिखा है। डंकन पास क्या है, ये साउदर्न अंडमान को लिटिल अंडमान से, लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान के बीच से ये काटता है, अलग करता है। इसके बीच से पानी का रास्ता है, समुद्र का रास्ता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल देखा हुआ आपने, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले को हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड सबसे नीचे है और इसी पे आपको मैंने जैसा कि बताया था इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको और समझाता हूं, एक स्नैपशॉट आप ले लो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का है और मैं अब एक दूसरे टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक मैप है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस मैप में नहीं बता पाया, उसमें ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो कोस्टल इलाके होते हैं किसी भी कंट्री के वर्ल्ड में, उसको 3 कैटेगरी में, लैंड एरिया से लेकर के सागर के अंदर तक का जो एरिया होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपका जानना जरूरी है और ये यूपीएससी से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, पहला जो कोस्टल इलाका होता है, लैंड, जो ये लैंड आप देख रहे हो, ये लैंड इलाका है, इससे लेकर के जो 12 नॉटिकल मील जो होता है, NM लिखा है, 12 नॉटिकल मील जो होता है, इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसमें हर तरह के राइट्स किसी भी कंट्री को मिलते हैं, वहां पे कोई भी चीज कर सकता है, कोई भी चीज एक्सप्लोर कर सकता है और ऑल टाइप ऑफ वर्क वो कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो एरिया आता है वो 24 नॉटिकल माइल्स का होता है और इसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंट्री रेवेन्यू कलेक्शन कर सकती है, वो वहां पर आने वाले किसी भी शिप से या किसी भी चीज से कस्टम ड्यूटी ले सकती है या सीमा शुल्क ले सकती है। ठीक है, वहां पर किसी भी तरह के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड कोई भी स्टेप या वो ले सकती है, कदम उठा सकती है। और वहां पर कोई भी माइग्रेशन इशू है, कोई दूसरे देश से अगर यहाँ इंटर करते हैं तो उनको भी रोकने का, उनको अरेस्ट करने का पूरा राइट यहाँ लैंड से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक के इलाके में, सी के इलाके में किसी भी कंट्री को होता है। ठीक है, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल अंदर सी में चलते हैं तो उसको जैसा कि लिखा क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं उसको। और उसमें क्या होता है, आप किसी भी तरह के मिनरल को एक्सप्लोर कर सकते हो, सी वाटर से जो पावर जनरेट होती है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसा देख सकते हैं मरीन स्पीसीज जो होती है, समुद्री जीव होते हैं, उनसे रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उनके कंजर्वेशन को लेकर के कोई भी स्टेप उठा सकते हो, कोई कदम उठा सकते हो। और साथ ही साथ कोस्टल इलाके की कैटेगरीज को समझ लिया,
अब हम आपको जम्मू कश्मीर में लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पता है 2019 में जो गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लेकर के आई थी, उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसको बांट दिया गया और उसको उस एक सेंट्रल टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और दूसरा लद्दाख। ये दोनों सेंट्रल टेरिटरीज हैं और इन दोनों के अपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लद्दाख के राधा कृष्णा माथुर। ये जीके में आ सकता है, करंट अफेयर्स में आपको जाना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर का पूरे जो मैप है, ऊपर का जो हेड ऑफ द इंडिया है, हेड ऑफ द इंडियन मैप जो है, उसको उससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और कंफ्यूजन है, तो वो आप क्लियर कर लो। इस मैप को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो मैंने ये लाइंस बना रखी हैं, ये आड़ी तिरछी से यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लाइन है, इसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ तो उसके बाद आपको पता है कि पाक आर्मी यहां तक आ गई थी और इंडियन आर्मी यहीं पर थी। तो ताशकंद पैक्ट जो हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद पैक्ट के बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया गया और अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये पूरा इलाका हो गया। जो हमारा हुआ करता था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये एक रंगे हुए इलाके को, ये कलर्ड इलाके को आप देख रहे हो। 1963 में पाकिस्तान ने इस पूरे रीजन को जिसको बाल्टिस्तान कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम आपने सुना होगा, वो यही इलाका है, यहां से यहां तक कलर, उसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। उसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान ने एज ए गिफ्ट, ठीक है। इस पर इंडिया ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। और ये आपको ये दिख रहा होगा, ये जो डॉट डॉट सा इलाका है छोटा सा, यही है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉर फील्ड माना जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने एक प्लस का साइन बना रखा है, ये जो जहां दोनों लाइन मिल रही है वहां पर गाडविन ऑस्टिन K2 है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको लाइंस वाले इलाके दिख रहे हैं, ये पूरे इलाके, ये इलाके जो दिख रहे हैं, ये 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उसने उसको कैप्चर कर रखा था और उसको अब हम अक्साई चीन कहते हैं। तो आप ये समझ लो, हम केवल यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक ही इंडिया में है, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है। और हाँ, एक ये जो सियाचिन का इलाका है, यहाँ पर भी इंडियन आर्मी एग्जिस्ट करती है, वहां पर उनके भी बंकर हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गए। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, अक्साई चीन क्या है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, गाडविन ऑस्टिन K2 कहाँ है। और एक बात और, गाडविन ऑस्टिन K2 जहां पर है वहीं पर वो काराकोरम रेंज पे है, हिमालय के काराकोरम रेंज पर है वो, और वहीं से काराकोरम पास गुजरता है जिससे कि इसमें इंटर होने का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, एक बहुत सारी जो लाइंस है, बाउंड्री लाइंस है, उससे लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों में कंफ्यूजन होता है। तो आप मैप पे समझ सकते हो, जो ये अरुणाचल प्रदेश का यहां से यहां तक का पूरा जो बाउंड्री है, ये जो मैंने लाइन खींची है, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसको 1914 में मिस्टर मैकमोहन ने ड्रॉ किया था भारत चाइना के बॉर्डर को अलग अलग करने के लिए। उसके बाद ये त्रिपुरा एक स्टेट है, इसके तीनों ओर से आप देख रहे हो, एक तो ये साइड हो गया इंडिया का, लेकिन ये तीन साइड जो है बांग्लादेश से घिरा है और इसको हम लोग कहते हैं जीरो लाइन। तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से अलग करने वाली लाइन को जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो इलाका है, पूरा यहाँ जब ये गुजरात से लेकर के या देख राजस्थान होते हुए, पंजाब के इलाके होते हुए जम्मू कश्मीर तक, ये यहां तक, ये पूरा का पूरा जो है रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। रेड क्लिफ ने 1896 में इसको ड्रॉ किया था और वही भारत पर रेड क्लिफ लाइन इसको ड्रॉ किया गया था। ये 1947 में हुआ था, ठीक है। डूरंड लाइन 1896 में हुआ था और ये 1914 के लगभग में हुआ था। उसके बाद ये पूरा पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का इलाका था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में डूरंड लाइन ड्रॉ की गई थी, जो कि उस समय के इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करता था। तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी लाइंस को एक नजर देख लो आप। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जीके के लिए जानना भी जरूरी है, वो आप देखते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे इंडिया में
2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, अभी जैसा मैंने बताया जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेंट्रल टेरिटरीज में बंट गया, उसके बाद से इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 सेंट्रल टेरिटरीज हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं बताऊं, जैसा लिख रखा है मैंने यहां पर 2 जून 2 जून 2014 को क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग स्टेट बना था जो कि सबसे न्यू स्टेट था। ओके, उसके बाद 17 ऐसे इंडिया के स्टेट हैं जो कि नेबरिंग कंट्री से या फॉरेन कंट्री से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। आप देख सकते हो यहां से गुजरात फर्स्ट, ये राजस्थान का इलाका है सेकंड, पंजाब थर्ड, जम्मू कश्मीर फोर्थ, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6 और ये पूरा आपको उत्तर प्रदेश हो गया ये 7, बिहार 8, सिक्किम 9। उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहां पर जो ये पश्चिम बंगाल का इलाका है यहां तक जाता है, यहां तक, तो पश्चिम बंगाल का इलाका थोड़ा नेपाल से लगता है, थोड़ा भूटान से भी लगता है, तो पश्चिम बंगाल भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये हो गया। उसके बाद यहां पर जो आपका होगा एक क्या कहते हैं ये असम का इलाका, इधर तो नहीं ले, यहां पर लगेगा आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और नीचे यहां आकर के असम का ये इलाका थोड़ा सा यहां पर असम का लगता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हो बांग्लादेश से लग गया। उसके बाद आपको श्रीलंका है ही, सॉरी इसी में 17 हो गया, आप काउंट कर लेना, क्योंकि ये जो लैंड इलाके है उसी की बात करिए, लैंड से जो लैंड बाउंड्री बनाई जाती है 17 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो किसी ना किसी नेबरिंग स्टेट से अपनी बाउंड्री बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिया में की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किस कंट्री से साथ लगी है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगी है। 4096 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ऐसे पूरा ये जो इलाका है पूरा इस तरह से ये 4096 किलोमीटर होता है। और इंडिया की सबसे छोटी बाउंड्री किस कंट्री के साथ लगती है, तो है अफगानिस्तान, ओनली 102 किलोमीटर, जो कि सबसे ऊपर के इलाके में थोड़ा सा हिस्सा लगता है। ठीक है, आपने देख लिया। उसके बाद एक बात और बता दूं जो कि मैंने यहां अभी अंडमान निकोबार में आपको नहीं बता पाया था, कि बैरन आइलैंड जो है इंडिया का एकमात्र वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद एक सेंट्रल टेरिटरी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे गलत करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। पुद्दुचेरी का नाम आपने सुना होगा, पांडिचेरी, इस पे सबसे पहले जो थे पोर्तुगीज थे, उनका फ्रेंच लोगों का कब्जा था और उसके बाद इंडिया ने उसको एक्वायर किया था। जैसा कि आप यहां पे पुद्दुचेरी देख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो पुद्दुचेरी का जो वो 3-4 जो पार्ट है वो अलग अलग स्टेट में है। पुद्दुचेरी का एक पार्ट जो है वो कराईकल जो है तमिलनाडु में है, यड़म आंध्र प्रदेश में और माहे केरला में है, और माहे इस पुद्दुचेरी की कैपिटल है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो पुद्दुचेरी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। दैट्स इट। आगे देखते हैं हम लोग। बहुत से आपने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा, ये भी इंडिया के पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इस पे भी थोड़ा काम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहला है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर आप देख रहे हो, देखिए सियाचिन ग्लेशियर, इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने ऑपरेशंस किए थे, वो कहां थे, किससे रिलेटेड थे। तो पहले ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था। इंडियन आर्मी ने सियाचिन में, आप देख सकते हो यहां सियाचिन है, उसको रिकैप्चर किया था पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर करने के बाद। ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था और ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही हुआ था। उसके बाद पोलो, ऑपरेशन पोलो 1948 में, जो हैदराबाद, आप देख सकते हैं हैदराबाद का इलाका, यहां हैदराबाद पड़ता है, इस प्लस के पास हैदराबाद है, तो यहां पर ऑपरेशन पोलो हुआ था। निजाम की जो सरकार थी उसके खिलाफ इंडियन आर्मी ने आकर के निजाम की सरकार को इंडियन टेरिटरी में उसकी विलय करवाया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। स्टीपल चेज 1971 में हुआ था। ये इंडो बांग्लादेश वॉर के, इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ था, जो बांग्लादेश की जो रिवोल्यूशनरी जो वॉर थी उससे रिलेटेड था।
ठीक है, फ्रीडम के लिए था उसके, उस समय ये लड़ी गई थी, स्टीपल चेस किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट और रिलीजियस लीडर के खिलाफ, जो उन लोगों ने यहां पर आतंकवाद फैलाया था, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था। जो वहां के मिस्टर गिल थे, वहां के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया था। और उसी समय 1984 में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और इंडियन आर्मी को भी स्वर्ण मंदिर में जाना पड़ा था। उट रोज 1984 में हुआ था, ये भी पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म करने के लिए हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो वहां प्रोटेस्ट फैला था लोगों के बीच में, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन उट चेस हुआ था। ऑपरेशन राजीव 1987 में बाणा टॉप को फिर से रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी ने किया था। आप देख सकते हैं ब्लू बर्ड, ऑपरेशन ब्लू बर्ड 1987 में मणिपुर ने किया था। यहां पर मणिपुर में जो मिलिटेंट थे, उन्होंने इंडियन असम राइफल्स के एक कमांड पर उन्होंने अटैक किया था, जिसमें बहुत जवान मारे गए थे। उसी को रिटेलिएशन के लिए या बदला लेने के लिए काम किया गया था। ऑपरेशन पवन 1987 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में हमारी जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी, इंडियन आर्मी की पीस कीपिंग फोर्सेस थी, उन लोगों ने एलटीटी को वहां से जाफना से हटा करके रिकैप्चर करके श्रीलंकन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था। ऑपरेशन विराट 1988 में श्रीलंका में ही हुआ था, ये एलटीटी के खिलाफ ही हुआ था। ऑपरेशन त्रिशूल 1988 में श्रीलंका में उसी से रिलेटेड था। ऑपरेशन चेकमेट भी 1988 में उसी से रिलेटेड था। ब्लैक टोर्नेडो 2008 में मुंबई अटैक, जब टेररिस्ट अटैक मुंबई पे हुआ था, उस समय ऑपरेशन टॉर्नेडो हुआ था, या ऑपरेशन साइक्लोन कर सकते हैं, जो कि हमारे ब्लैक कमांडो ने, कैट कमांडो लोगों ने किया था, एनएसजी जिसको कहते हैं। ऑपरेशन सूर्य होप 2013 में उत्तराखंड में आए हुए जो फ्लड थी उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट 2015 में जम्मू कश्मीर में टोटली मिलिटेंट को वॉश आउट करने के लिए किया गया था। यहां पर भी कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन मैत्री, जैसा आप देख सकते हैं 2015 में नेपाल में बहुत ज्यादा जब बहुत बड़ी इंटेंसिटी की जो अर्थक्वेक आई थी, तो उसमें रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए किया गया था। ऑपरेशन काम डाउन 2016 में जम्मू कश्मीर में किया गया था, वो भी मिलिटेंट के अगेंस्ट में था। ऑपरेशन पाइथन 1971 में हुआ था, ये ऑपरेशन पाइथन 1971 में हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था। दोनों कराची पोर्ट को, जो कि पाकिस्तान का, यहां पर कराची लगता है, यहां पर कराची है, तो उसके वहां पर अटैक किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन सुकून 2006 में लेबनान वॉर के ड्यूरिंग में दौरान वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ऑपरेशन सुकून आपने देख लिया, सुकून लेबनान वॉर के समय हुआ था। ऑपरेशन निस्तार 2018 में यमन में एक आइलैंड में जो साइक्लोन आया था, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन मदर 2013 में केरला में जो फ्लड आया था उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में किया गया था। ऑपरेशन इंसानियत 2017 में किया गया था। इसमें बांग्लादेश में रोहिंग्या जो रिफ्यूजी थे, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। ऑपरेशन बंदर 2019 में हुआ था। जैसा आप देख सकते हो, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है और ये पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं फिजिकल मैप, और नेक्स्ट वीडियो मेरा रिवर्स ऑफ इंडिया पे होगा। तो आप बिल्कुल अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इस पूरे वीडियो को देखना, अपना कमेंट जरूर देना। थैंक यू।